आज हिंदी का वीवीआई क्वेश्चन बतलाते हैं, ठीक है। हिंदी का बहुत वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। 15 या 16 क्वेश्चन रहेगा, काव्य खंड और पद खंड मिला के, ठीक है। और लगभग करा देंगे तो इसी में से क्वेश्चन सब आ सकता है, ज्यादा चांस आएगा, ठीक है। बोलो तो पहला क्वेश्चन, अम्बेडकर जी किस विडंबना की बात करते हैं? अम्बेडकर जी, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन नंबर है, अम्बेडकर जी किस विडंबना की बात करते हैं, यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यही ना है पाठ के नाम, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो क्वेश्चन में कह रहा है अम्बेडकर जी किस विडंबना की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है। तो अम्बेडकर जी क्या कह रहे थे इसके माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से, कि हमारा समाज है ना, हमारा समाज इतना आगे गया, इतना विकास किया, सभ्य हुआ और शिक्षित होते जा रहा है, फिर भी हमारे समाज में जातिवाद, छुआछूत ये सभी विद्वान है ना। जातिवाद, छुआछूत मतलब भेदभाव है ना। और अम्बेडकर जी जब लिखे हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा, तो उस समय तो और था छुआछूत भेदभाव। तो अम्बेडकर जी ना समाज की आलोचना करते हैं कि हमारा समाज कितना आगे जा रहा है, ठीक है, फिर भी यहाँ जातिवाद और छुआछूत विद्वान है। लोग जाति के नाम पर एक दूसरे से भेदभाव, छुआछूत करते हैं। इस समाज के विडंबना ही ना है कि लोग एक दूसरे से छुआछूत करेगा, भेदभाव करेगा, जो समाज के लिए क्या है, कलंक है। तो अम्बेडकर जी क्या करते हैं, समाज की आलोचना करते हैं, जातिवाद की आलोचना करते हैं, जाति प्रथा की आलोचना करते हैं कि किस प्रकार हमारा समाज हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए ना। तो क्या लिखना है आंसर इसका, अम्बेडकर जी यही कहते हैं, यानी यह विडंबना की बात करते हैं कि हमारा समाज कितना आगे चला गया, सभ्य हो गया, शिक्षित हो गया, फिर भी यहाँ जातिवाद है, लोग एक दूसरे से जाति के नाम पर भेदभाव, छुआछूत करते हैं। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन बोलो था। मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? हाँ, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया ना, क्यों रह गया। कौन चैप्टर के है, 20 की दास से? नहीं सर। कौन चैप्टर के है, 20 के दास से ना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना 20 के दास से, ठीक है। इसका लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा है कि? यस सर। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है मदन हक्का बक्का क्यों रह गया, ठीक है। जब हम पूछेंगे कौन चैप्टर से है, ठीक है, तो चैप्टर बतलाया जाता है, पाठ कौन पाठ से है, इसका लेखक कौन है, ये जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इस पाठ का लेखक कौन है, इसे पूछता ऑब्जेक्टिव, इसलिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी लेखक का नाम जरूरी है, ठीक है। तो मदन हक्का बक्का क्यों रह गया, देखो कहानी में क्या होता है तुम लोग को मालूम होगा कि मदन रहता है, उसके पिताजी के नाम क्या रहता है, गिरधर लाल रहता है ना। तो क्या रहता है, सेन साहब के फैक्ट्री में क्या रहता है, मामूली किरानी, और सेन साहब का पैसा वाला रहता है, उनके फैक्ट्री में किरानी का काम करते हैं कौन, मदन के पिताजी। सेन साहब के बेटा और एक बेटा भी रहता है, उसका नाम पति रहता है कासू। अब समझो कहानी में क्या होता है, कहानी में क्या होता है कि उनके पिताजी, जो मदन के पिताजी गिरधर लाल है, वो डरत रहता है किससे, अपना मालिक से, कि कहीं हमको काम से न निकाल दे, हमको कहीं कुछ बोले ना, हम कुछ विरोध करेंगे तो हो सकता है काम से निकाल दे, मेरा रोजी रोटी चला जाएगा। लेकिन मदन तो बच्चा था, उसको क्या मालूम ये सब, वो तो बच्चा का दिमाग है, उसके अंदर स्वाभिमान भी है। हालांकि मदन के पिताजी में भी स्वाभिमान है गिरधर लाल में, लेकिन वो किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, किसी के यहाँ काम कर रहा है, तो थोड़ा दबी के ना रहेगा। लेकिन मदन तो उसके यहाँ काम नहीं ना करे, उसके पिताजी करे थे ना। जैसे तुम ही किसी के यहाँ काम करेगा, थोड़ा मध्यम होकर रहेगा कि हमको तनका विरोध नहीं करेगा जल्दी, ठीक है, कि हमको कहीं काम से न निकाल दे, चाहे कुछ बोले ना, हम कला उसी से रोजी रोटी चल रहा है। तो क्या होता है, एक मरते जो कासू जो है सेन साहब का बेटा, वो जाता है कहाँ, जो जहां मदन से गली रहता है ना, मदन जहां लट्टू नचबैत रहता है, तो उसके टोला में जाता है। जब बड़ा पैसा वाला के बेटा जाएगा गली में खेलने, तो अपना रोग दिखाएगा ना कि हम पैसा वाला है। तो मदन के पिताजी तो उसके यहाँ काम रहते करे, तो और उसको रहता है कि तुम्हारे पिताजी ना मेरे पिताजी के यहाँ क्या करता है, नौकरी करता है। तो जनित रहता है कासू, भाई कासू खोखा
तो जाता है मदन के और बोलता है, लट्टू नचबैत रहता है मदन अपना गली में और दोस्तों के साथ में। तो कासू जाता है यानी खोखा जाता है और उसे ना रोब से यानी कासू रोब से पैसा, रोब से उससे लट्टू मांगता है। कथी मांगता है? लट्टू। कि हमको क्या दो तुम? लट्टू दो, नचाएंगे। तब मदन नहीं देता उसको लट्टू। नहीं, वो सोचता है कि मेरा मतलब इसके पिताजी मेरे यहाँ काम करता है तो इसके पिताजी भी नौकर, ये भी मेरा बात मानेगा। रोब से मांगता है कि तुम हिटलर टाइप के कि दो, तो ये नहीं देता है। तो क्या होता है? दोनों में क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। मदन तो रहता है तेज लड़का, इसको खूब पीटता है। किसको पीटता है? कासू को पीटता है, कासू को पीटता है, ठीक है। अब पीट उठ के क्या करता है? उसका खूब पीटता, दांत सब तोड़ देता, खूब पीट उठ के धुआं कर देता है। वो तो घरे चलाता है, तो मतलब रोहित घर चलाता है। ये बात ना किसको मालूम चल जाता है? ये मालूम चल जाता है गिरधर लाल के, मदन के पिताजी जो रहता है कि मेरा बेटा ना मेरे मालिक के बेटा से मारा है। तो डरबे ना करेगा कि अब हम अपना मालिक को क्या जवाब देंगे, कहीं उसका मालिक की चलते वो काम से निकाल दे। बहुत डरता उड़ता है, ठीक है। आज जब मदन भी थोड़ा डर जाता है कि जाएंगे घरे तो हमको तो पिताजी पीटेंगे कि हाल मारे हैं उसको कासू के। तो क्या होता है से शाम को जब रात होता है तो वो तो जनते रहता है कि हमको पिटाई लगेगा। ये मन में रहता है कि हमको पीटेगा, मन में सोच लेता है आज कि हमको पिटाई लगेगा। कौन सोचता है? मदन। तो क्या उसकी माँ और उसके पिताजी ना बात करते रहते हैं चुपके चुप, मतलब धीरे धीरे बात करते रहते हैं। मदन धीरे से गेट खोलता है और जाता है। क्या होता है कि से उनके पिताजी को आहट से पता चल जाता है कि कोई आया, मतलब मेरा बेटा आ गया। क्या करता है कि मदन को जाके उसके पिताजी और ना मारते उड़ते नहीं है, ठीक है, और गोद में उठा लेते हैं। तो ये भी हक्का बक्का रह जाता है। इसी वक्त मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? तो उसको अंदाज था कि हमको पिटाई रहेगा, लेकिन उस क्या होता है से उसको ना गोद में उठा के शाबाशी देने लगता है और कहता है कि वाह बेटा क्या काम किया है, क्योंकि हम जो काम नहीं कर रहे थे वो तुम कर दिया। मतलब उसको वो भी मदन सोच में पड़ जाता, हक्का बक्का रहा मतलब सोच में पड़ जाना, उसको समझ ही ना आता कि क्या हुआ, ठीक ना। तो यही कहता है कि मदन हक्का बक्का क्यों रहेगा? तो उसको पिताजी जब गोद में उठाते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, तो उसको विश्वास नहीं होता है कि आई हम मेरे साथ ऐसा होगा। उसको लगता रहता है कि हमको कथी होगा? पिटाई लगेगा। मतलब वो भी आश्चर्यचकित रह जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब। लेकिन उसके पिताजी समझते हैं बात को, शाबाशी देते हैं, कहते वाह बेटा अच्छा काम किया है, हम नहीं कुछ कर सकते लेकिन तुम किया है, ठीक है। समझ गया नहीं? कल का बकर आ गया, तुम पिताजी उसको नहीं मारते हैं, उसको पीट के आता है कासू को, तो उसको शाबाशी देते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन बोलो। मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत दर्शन क्या हो सकते हैं? ठीक है, ये चैप्टर है, कहाँ के मालूम है? भारत से हमने क्या सीखा, इसका लेखक कौन है? मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर यहाँ के लेखक नहीं है, विदेशी लेखक है, ठीक है, विदेश के रहते हैं। तो जब घूमने आते हैं ना भारत में, जब मैक्स मुलर घूमने आते हैं तो भारत के शहरों में भी घूमते हैं और गांव में भी घूमते हैं, और दोनों जगह घूमते हैं और एक निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि जब गांव में घूमते हैं ना तब देखते हैं गांव में ही भारत है, कि गांव में ही भारत की संस्कृति बचा है, और शहरों में तो भारत की संस्कृति खत्म हो गया। यानी कि सच्चा भारत है ना कहाँ मिल सकता है? गांव में, क्योंकि भारत को क्या कहा जाता है? गांवों का देश। भारत को क्या कहा जाता है? गांव का देश, ठीक ना। तो कह रहा है कि मैक्स मुलर क्या करे, सच्चे भारत दर्शन क्या हो सकते थे? आंसर लिखना, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत दर्शन क्या हो सकता है? गांव में हो सकता है, शहरों में नहीं, बंगाल में नहीं, मद्रास में नहीं, बंबई में नहीं, कोलकाता में नहीं, बड़े बड़े शहरों में नहीं। कहा हो सकता है? खेत खलिहानों में, गांव में, क्योंकि यहाँ गांव में तुमको मजदूर मिलेगा, किसान मिलेगा, और भारत की जो पहचान है, ठीक ना, जो भारत की संस्कृति गांव से होती ना कि शहर से। तो मैक्स मुलर कहते हैं कि यहाँ जो सच्चे भारत ना गांव में हो सकते हैं, क्यों? ठीक है, क्योंकि यहाँ ही इसका भारत का सच्चा भारत, क्योंकि यहाँ ही भारत की संस्कृति बची हुई है। यहाँ के लोग को देखने पर लगता है कि भारतीय है। अब शहर के लोग तो क्या हो गया? विदेशी लेखा व्यवहार करने लगा है, ठीक ना। तो शहर में नहीं बल्कि गांव में हो सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन बोलो, तो चौथा क्या है? ओ संतु मछली लेकर क्या हो? ये मछली के है, ठीक ना, मछली के है, मछली पाट के। संतु मछली लेकर क्यों भागा? ठीक है, तो क्यों भागा था? उनके पिताजी ना, समझ लो, उनके पिताजी बाजार से 3 गो मछली लाया था, ठीक है, 3 गो मछली लेके आया था। तो संतु 2 भाई रहता है, उसका एक दीदी भी रहता है, उसके बारे में फिर बाद में पढ़ाएंगे, दीदी भी रहता है। तो संतु और नरेन 2 भाई रहता है, तो नरेन और संतु, नरेन बड़ा रहता है, संतु छोटा रहता है। तो जब उनके पिताजी लाता है मछली कीन के, ठीक है, तो मछली रहता है जिंदा, 3 गो मछली रहता है,
तो भग्गू नौकर आता है, किसका? उसी का, संतू नरेन के, उनके पिताजी का नौकर आता भग्गू। होता है क्या से भग्गू जो है मछली को ला के और काटना चाहता है, काठी के ना बनाएगा मछली को, तो इधर बच्चा रहता है तो वो सोचता है कि मछली को काट देगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए क्या होता है कि जब उसका भग्गू जो नौकर काटने के लिए जाता है मछली को, तो मछली को बचाने के लिए वो ना मछली लेके भाग जाता है, एगो मछली लेकर उसके पीछे पीछे नरेन भागता है, उसके पीछे पीछे भग्गू भागता है और रोकने के लिए वो जाता है डालने के लिए, इंडा में डालने के लिए कि हम डाल देंगे तो मछली बच जाएगा। उसको बाद जब सियान हो जाएगी मछली तो इसको साथे निकाल के खेलेंगे। यही इसीलिए मछली का भागता है मछली को बचाने के लिए। अब तो उसके पिताजी तो उसको काट के खाने के लाते, क्या मछली बनेगा तो मछली खाएंगे, लेकिन इधर बच्चा रहता है उतना समझ में नहीं आता तो मछली लेके भाग जाता है उसको बचाने के लिए कि इंडा में डाल देंगे और इसको निकाल के बाद में खेलेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बोलो। बहादुर के चल जाने पर लेखक को क्या ये थोड़ा मैं स्टोरी समझा देता, थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाएगा। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? यही ना क्वेश्चन है। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? बहादुर जब अपना घर से, बहादुर का घर कहाँ होता है? नेपाल में जन्म करता, उसकी माँ मारती है, वो भैंस के मारता, उसकी माँ उसको मारती है, तो इसीलिए वो माँ के प्रताड़ना से वो अपना घर छोड़ के भागता है। लेखक यहाँ आता है, नौकरी करते रहता है तो सबके काम करेगा। जब लेखक यहाँ आता है काम करने बहादुर, तो सबके जो किशोर रहता है, लेखक का जो बेटा रहता है, उसकी पत्नी निर्मला, उस सब का सब काम करेगा। यहाँ तक कि किशोर का जूता साफ कर देगा, उसको हर काम करेगा, घर में खाना बनाएगा, बर्तन धोएगा, सब ना काम करता। सबको जब तक रहता है लेखक यहाँ तब तक सब घर में क्या रहता है? सुखी रहता है। कोई काम करने का सबको जरूरत नहीं, सब आराम से राजा रानी की तरह बैठ के आराम से मौज कर रहा है। इस पर गलत इल्जाम लगा देता बहादुर को पैसा चोरी के, उसका दूर के रिश्तेदार आता है और कलर लगाता है उस रिश्तेदार उसको चोरी के इल्जाम, समझ लो कि उसके पास ना पैसा, मतलब किसे होता है ना गेस्ट जब आता है, तुम क्या तुम्हारे गेस्ट आएगा जाने लगता है, कैसे बच्चा से पैसा उठा देता है, तो वो रिलेशन वाला जो दूर के रिश्तेदार होता है ना दिमाग लगाता है, सोचता है कि हम चोरी के इल्जाम लगा देंगे ना तो हमको पैसा देना नहीं पड़ेगा कोई बच्चा सबके, और घर के जो बच्चा उसको नहीं दे, इसीलिए ना वो चोरी का झूठ के अफवाह उड़ाता है कि मेरा पैसा चोरी हो गया। जब पैसा चोरी होगा तो घर में जो किसको इल्जाम फंसेगा? जो बहुत ही जो घर का सदस्य नहीं हो। तो बहादुर का घर का सदस्य तो नौकर रहता है, तो सब थोड़ा कहेगा निर्मला पैसा ले लिया, किशोर पैसा ले लिया, चाहे लेखक पैसा, चाहे लेखक के भाई, लेखक के भाई के बेटा, कोई इसकी नाम किसको फंसेगा? नौकर को। तो रिश्तेदार जो होता है झूठ के फैला देता है कि मेरा पैसा चोरी हो गया, तो निर्मला जो लेखक का पत्नी रहता है, चाहे लेखक का पुत्र कौन है किशोर, सब ना एकरे पर शक कर लेगा। जो चोरी होता है पैसा वो भी रिश्तेदारों को पता है कि मेरा पैसा ये लिया, कौन लिया है? तो बहादुर। इसलिए क्या करता है, उसको बोलता बहुत खूब कहता तुम पैसा लिया, मारबो उड़बो करता है खूब, मतलब सब धमकाता है। यहाँ तक कि जब लेखक आता है घर है वो भी उसको पीट देता है, सबको पीटता है, उसको दुख नहीं होता है, और लेखको उसको पीट देता है। ठीक ना, क्या होता है वो घर छोड़ के भाग जाता है। ऐसे भी इससे कई क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक ना, कि बहादुर क्वेश्चन था बहादुर को जाने के बाद सबको पछतावा क्यों होता है, ऐसे बहादुर लेखक घर क्यों छोड़ के भाग गया, तो उसका भी आंसर लिखा है क्या छोड़ के भाग गया, पैसा छुटा इल्जाम लगा दिया, तो इसीलिए सबको पछतावा, मेन पॉइंट पड़ा, इसलिए सबको पछतावा होता है कि अब कौन काम करेगा मेरा। इतना अच्छा था, कर्मठ था, ईमानदार था, अच्छा लड़का था, सब काम करता था, अब बढ़िया था, ईमानदार लड़का था, उस पर झूठ मूठ का इल्जाम लगाया, घर से जाता है तो कुछ लेहू के न जाता है, निर्मला केकरो ना कहता, चुप्पे भाग जाता है। तो निर्मला ना बोलती बाद में, वो अपना लेखक को, अपना पति को कहता है कि हम घर जाते तो उसके लिए कपड़ा किन देते, उसको कुछ मिठाई देते, कुछ पैसा देते, बोलती है ना। इसलिए सबको पछतावा था कि हम मेरा काम कौन करेगा, इतना अच्छा लड़का था, और इसीलिए पछतावा था कि चोरी नहीं के लेता, झूठ मूठ के इल्जाम ला के उसको क्या किया गया, पीटा गया। इसलिए सबको पछतावा, समझ गया ना। चलो आगे बोलो। कभी कहाँ अपने आंसू को पहुंचाना चाहते, कभी कहाँ अपने आंसू को पहुंचाना चाहता है। देखो ये कौन पाठ के है, कभी अपने कहाँ आंसू को पहुंचाना चाहता है, यह तो रहा प्रेम आयनी, सॉरी अति सुदो स्नेह को मारक है, इस अति सुदो स्नेह को मारक है। ठीक ना, तो कभी कभी करा कुछ, कभी कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है।
तो कह रहा है कि कवि ना है, तो जो कवि है, लेखक है, जो कवि है, खुद ना दुख से व्याकुल है, मतलब खुद प्रेम से, प्रेम की ना बिना व्याकुल है, खुद दुख से, उसके पास बहुत दुख है, ठीक है, लेकिन आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता है कि और दुखी जनों के पास जो उससे भी ज्यादा दुखी है, कि हाँ हम दुख में है तो क्या हुआ, लेकिन और लोग में खुशी का संचार हो सके, ठीक है, कि मेरा हम ही दुख रहे लेकिन और दुनिया में जितना लोग है दुखी जन है वो कम से कम सुख रहे, इसलिए अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है कि कम से कम वो लोग ना उदास न रहे, दुखी न रहे, उसके जीवन में कुछ सुखी आए, वो खुश रहे, ठीक है, इसलिए यही कह रहा है क्वेश्चन में। अथी में के गद खंड में के ना काव्य खंड का है, गोदुल भाग 2 का है। चलो गोदुल भाग 2 काव्य खंड शुरू हो गया, अब सब इसी में के लगता है क्वेश्चन होगा। अब बोलो। कबीरस खान कृष्ण को क्यों चोरी करता है? ओ कबीरस खान कृष्ण को चोर क्यों कहे, है ना क्वेश्चन। अब कबीरस खान ये है प्रेम आयनी श्री राधिका के है, ठीक ना, तो इसमें क्या करा, कबीरस खान क्यों कहते हैं उनको चोर, कोई कृष्ण चोर थोड़ी ना थे, वो ना उनके पास ना अजब लीला थी, अपना लीला से, बांसुरी बजाने की कला से, अपना मनमोहक चेहरा से, अपना लीलाओं से, ठीक है, उस जन का ना मन चुरा लेते थे लोगों का, आम लोगों, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या बुजुर्ग हो, बच्चा हो, सबका ना मन कथी कर लेते थे, मोह लेते थे। अब ऐसा मोहते थे कि उनको पता भी नहीं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे, इसलिए रस खान को उनको क्या कहते, चोर, क्योंकि माखन भी चुराते थे, कृष्ण को कहा माखन चोर, तो इसके लिए ना कहे कृष्ण तो माखन चोर, माखन चुरा चुरा के खाते थे, लेकिन नहीं, कभी कहता है कि नहीं, माखन चुराने के अलावा और काम करते थे कि लोगों का क्या करते थे, मने चुरा लेते थे। तब ना कृष्ण लीला तुम देखेगी तो सब, और महिला से रहेगी ना उसको बड़ा मानित रहता है, उसको गांव भर में जो महिला है वो सब उसको ना खूब मानेगा, जहां जाएगा उसको दुलार करेगा, बच्चा रहता कृष्ण जी, जो बाल लीला देगा कृष्ण जी का बाल कितना सब प्रेम करता है, सब उसको मानता है, उसको दुलार करता है, ठीक है, तो ये कहता कृष्ण जी ना सबका मन मोह लेते थे, ऐसा मोहते थे पता नहीं चलता, अपनी लीलाओं से, अपनी कीर्त कलाओं से सबका कथी करते थे, मन मोह ले, ऐसा ना करना, ऐसा ना लेना कि कृष्ण को चोर, अब चोर माखन चोरी करते थे इसलिए उनको चोर कहा गया, नहीं, कृष्ण जी ना अपने लीला से उसका मन मोह लेते थे, सबको पता भी नहीं चलता था। चलो अगला क्वेश्चन बोलिए, समझ गया ना क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन बोलो, आगे बोलो। भारत माता अपने घर में प्रवासनी क्यों है? प्रवासनी क्यों बनी हुई है, भारत माता अपने घर में प्रवासनी क्यों बनी हुई है, ठीक ना, ये चैप्टर है भारत माता के, कथी के है, भारत माता के, ठीक है, तो कह रहा है कथी, भारत माता अपने घर में प्रवासनी, देखो ये सब क्वेश्चन ना, ये सब क्वेश्चन रटने से नहीं होगा, ये सब क्वेश्चन जैसे ही रटेगा तो तुम भूल जाएगा, कल एकदम इजी क्वेश्चन, थोड़ा समझ लिया उसके बारे में तुम 10 लाइन लिख दो, 20 लाइन लिख दो, लघु में तो तुम इसके बारे में 10 लाइन लिख सकता है अगर समझ लिया तब, इसलिए क्वेश्चन ना समझ के याद करो, कभी रट के ना। कथी करा, भारत माता अपने घर में प्रवासी, प्रवासी मतलब क्या होता है, मान जो विदेश में, जो दूसरे राज्य में, दूसरा देश में जाकर कहीं अलग जाके बसता, जैसे बिहार के आदमी है ना, अगर वो चल जाएगा दिल्ली रहने लगेगा तो उसको कहते हैं प्रवासी, प्रवासी है ना, कहता परदेसी आदमी है, दूसरा राज्य के आदमी है, तुम चल जाएगा दूसरा देश में तो कह रहा कि परदेसी है, प्रवासी है, मतलब दूसरी जगह के आके यहाँ बस गया, बिहार में आके कोई बस गया पंजाब का आदमी, प्रवासी ना कहेंगे उसको, तो प्रवासी मतलब क्या, जो अलग जाके बसता है। तो ये लेखक कहता है इसमें कि भारत माता कहता है कि अपने घर में प्रवासी क्यों बनी हुई है, तो यहाँ था अंग्रेज शासन किया, फिर पहले मुगल वंश शासन किया, फिर अंग्रेज शासन किया, तो यहाँ के जो मूल निवासी था ना, मूल निवासी मतलब यहाँ के जो लोग था, मूल आदमी, उन लोगों के पास ना अधिकार ही नहीं रहा, सब कौन ले गया अधिकार, विदेशी सब, यहाँ के लोगों के पास अधिकार नहीं रहा, सब विदेशी आके शासन किया, और यहाँ भारत माता को खूब लूटा कचोटा, यहाँ बर्बाद किया, तो यहाँ के जो भारत माता कहता है कि मेरा जो संतान है ना प्रवासी हो गया, ठीक है, इसका मतलब यहाँ के लोग का अधिकार छीना गया, और विदेशी अपना पूरा जो उसके जो चाह रहा था लूटने का, लूट के चला गया, यहाँ विदेशी लेखा हो गया, यहाँ के प्रवासी हो गया, लग रहा था कि भारतीय के लोग दूसरे देश में आके बस रहा है, और दूसरे देश के आदमी यहाँ के शासन किया, जैसे अंग्रेज शासन किया तो लग रहा था वही भारत का कथी है, मालिक है, यहाँ के लोग क्या है, दूसरा देश के, दूसरा राज्य के, दूसरा देश के, मतलब यहाँ के लोग को कोई अधिकार नहीं था, समझ गया ना, कि प्रवासी मतलब अलग जाके बसना। तो भारत माता चिंता जताती है कि मेरा जो संतान था वो किस प्रकार हो गया, विदेशी शासन कर सब कुछ यहाँ तहस नहस करके चला गया। चलो अब बोला अगला क्वेश्चन बोलो।
ये बेटे के आंसू कब आता है? इसका है ना अक्षर ज्ञान के हैं। ये कौन पाठ के हैं? अक्षर ज्ञान के। अक्षर ज्ञान के क्या के? अक्षर ज्ञान। इसका लेखक है अनामिका। कथी है? यही ना लेखक है, ठीक है। तो कहता बेटे के आंसू कब आता है? अब बेटे के आंसू कब आता है समझ लो। बेटा जब लेखिका जो बेटा है अनामिका का बेटा, वो क ख अगर लिखना शुरू करता है, अक्षर ज्ञान क ख ग घ अंग से लिखना शुरू करता है, तो क भी सीख जाता है, ख भी सीखता है, ग भी सीखता है, घ भी सीखता है। ये आराम से सीख जाता है, उसको परेशानी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब अंग लिखने का प्रयत्न करता अंग, तो वो लिख ही नहीं पाता, क्योंकि अंग के टेढ़ी मेरी बराबर है ना, उसको समझ ही नहीं आता है, तो नहीं लिख पाता कि तेरा है देखो ऐसे आके ऐसे गेल है, नहीं लिख पाता है, तो वो ना उदास हो जाता है। और उसको उदासी कब, रोने कब लगता है, आंसू कब आता है? जब वो देखता है कि अंग में ना बिंदु भी है, बिंदु रहता है ना, बिंदु वो सोचता है कभी कि हम प्रत्येक दिन अपनी माँ के गोद में बैठते हैं और यही मेरा नित्य काम है, रोज का काम है, और जो ड है ना उसकी माँ है, और जो बिंदु है वो स्वयं है, इसके बाद भी वो नहीं लिख पा रहा है। इसलिए उसके बात सोच के ना उसके आंख में क्या आ जाता है? आंसू, कि हम अपनी माँ के गोद में बैठे हुए, मतलब सोचता है ड मेरी माँ है और बिंदु हम है, और उसके बाद हम नहीं लिख पा रहे हैं। इसीलिए उसको बेटे को जो बेटा है उसके आंख में आंसू आ जाता है कि ऐसा क्यों, हम क्यों नहीं सीख पा रहे हैं अंग लिखना, क्योंकि अगर सब सीखे तो अंग आता है वो लिख ही नहीं पाता, इसलिए उसके आंख में आंसू है। समझ गया नहीं क्वेश्चन? कितना इजी है। तो इसका आंसर ऐसे लिखना कि बेटे के आंसू कब आते हैं? जब वो अंग लिखने का प्रयत्न करता है, लेकिन वह अंग की टेढ़ी मेरी बनावट को नहीं लिख पाता है, और यह सोच कर रोने लगता है कि ड उसकी माँ है, बिंदु वह खुद है, फिर भी वो नहीं लिख पाता, इसलिए वह रोने लगता है। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन बोलो। कभी ब्रिज को बूढ़ा चौकीदार क्यों कहता है? कई बूढ़ा चौकीदार क्यों? हाँ, इस चैप्टर एक वृक्ष की हत्या में क्या है करा है कि कभी वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार क्यों कहे या क्यों कहा है ना। तो देखो लेखक जो है, लेखक के दरवाजे पर एक बहुत पुराना वृक्ष रहता है, बहुत पुराना वृक्ष रहता है, मतलब पुराना। तो ना जो लेखक के दरवाजे पर वृक्ष रहता है उसको ना कभी ना बूढ़ा चौकीदार कला कहता है, क्योंकि चौकीदारे के तरह रहता है। जिस प्रकार चौकीदार से जैसे बूढ़ा जो व्यक्ति होता है, उससे कैसे बात करने पर तुमको सुकून मिलता है, जब बुजुर्ग से तुम बात करेगा तुमको अच्छा लगेगा बात करना, बुजुर्ग भी। तो कवि कहता है, जो लेखक है जो कवि कहता है कि वो बूढ़ा चौकीदार की तरह है, क्योंकि जब हम जाते हैं तो उसके छांव, जैसे बूढ़ा व्यक्ति के पास रहेगा तो तुमको आराम सुकून मिलेगा, तो हम उसके पास जब नीचे बैठते हैं पेड़ के नीचे तो हमको बहुत ही सुकून मिलता है। अब बूढ़े जिस प्रकार चौकीदार की जो देखता है वृक्ष पुराना हो जाएगा तो सोर फट जाएगा, पूरा फटल लगा तो फटल रहता है, तो कहता जिस प्रकार बूढ़ा चौकीदार का जूता फटल रहता है उसी प्रकार वृक्ष का भी सोर जिस पर ऐसे तुलना करता है, जिस पर सोर फटे उसी प्रकार बूढ़ा चौकीदार का भी जूता रहता है। कहता जिस प्रकार वृक्ष का टहनी निकल रहा था, टहनी बूढ़ा होने पर ज्यादा दिन में पेड़ हो जाएगा, उसी प्रकार कभी कहता है कि उस जो जैसे बूढ़े राइफल रहता टांग ले गर्दन पर, उस प्रकार है। देखता है कि जो पत्ता रहता बूढ़ा चौकीदार के पत्ता हो जाता है पुराना टाइप के, तो उसी पर जैसे पत्ता उसी पर उसका क्या मुरेठा है। तो तुलना करता है कि जो बूढ़ा है ना, जो बूढ़ा चौकीदार है, जो मेरे दरवाजे पर वृक्ष है, बिल्कुल कथी है बूढ़े चौकीदार की तरह है। कोई भी जाता है तो जैसे बूढ़ा जो उसको कहता है, कोई भी अनजान व्यक्ति आएगा तो ना कहता है कौन हो तुम, क्यों आना चाहते हो मेरे घर पर, तो उस पर पेड़ भी उसको जवाब कहता है, सवाल पूछता है कोई भी अनजान व्यक्ति कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, तो बूढ़ा चौकीदार उसको लगता है। समझ गया ना, यही इसमें है, कुछ खास नहीं है। आगे बोलो। मनुष्य का विष के समान हो जाती है। विष का मनुष्य की वाणी कब विष के समान होती है ना, क्वेश्चन है। वाणी कब विष के समान हो जाती है, क्वेश्चन होगा वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो इस वाणी कब विष के समान हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। थोड़ा राम बिन वीर थे चैप्टर के, वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो इसमें इसका लेखक कौन है साहब, गुरु नानक है, ठीक है ना, गुरु नानक है। तो गुरु नानक जी कथी कहते हैं कि वाणी कब विष के समान होगा, जिस वाणी में राम का नाम नहीं हो। जब व्यक्ति जन्म लेता है, ठीक है, कभी करा जब व्यक्ति जन्म लेता है इंसान के रूप, उसको राम का नाम जपना चाहिए। और राम के नाम के अलावा अगर दूसरा नाम आएगा, दूसरे चीज के नाम आएगा तो क्या होगा, वह वाणी क्या हो जाएगा, विष के
समान हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है, कथी कर रहा है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, संक्षिप्त परिचय दे। इसमें क्या कह रहा है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तो बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी ही थे। ठीक है, वो स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं पिताजी का ही शिष्य हूँ, शागिर्द हूँ। उनके मतलब बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनके पिताजी, क्योंकि उनके पिताजी जहां जहां जाते थे ना, नर्तक, उनके पिताजी नर्तक थे, बहुत बड़े नर्तक थे, यानी उनके पिता ने रामपुर के एगो नवाब थे, उनके 22 वर्ष तक नौकरी किए थे नर्तक का काम। तो उनके पिताजी जहां जहां उनको प्रोग्राम मिलता था, कार्यक्रम मिलता था, तो पिताजी के साथ जाते थे। क्या साथ में ना होता, जैसे कोई काम हो रहा था, नर्तक कोई भी पिताजी के चला जाता है, मैं जा रहा था, चल जाते काम करने, तो पिताजी के साथ जाते थे ना, तो पहले पिताजी उनको ही नर्तक करने के लिए कहते थे, बिरजू महाराज को। और क्या करते, तबला बजाते थे, खुद बजाते तबला, अरे जाओ बेटा तुम नर्तक करो। तो वो इसीलिए वो अपने पिताजी को ही कथी करते थे, गुरु मानते थे, क्योंकि सब कुछ उनको पिताजी के ही सिखाया हुआ था। नर्तक करना, तबला बजाना वो पिताजी से ही सीखे थे। अब बोले ना कि जो उनके पिताजी बहुत बड़े नर्तक थे, तबला वादन थे। तो रामपुर के जो नवाब थे, उनके 22 वर्ष तक वो क्या काम किए थे, यही नौकरी किए थे। और 54 वर्ष के थे ना, तो उनको पिताजी को लू लग गया, लू ना होता लू, गर्मी में लू लग गया, तो उनके पिताजी क्या हुआ, मृत्यु। समझ गया ना क्वेश्चन, बिरजू महाराज के पिताजी कौन, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तो उनके पिताजी, पिताजी को भी अपना मानते थे गुरु, पिताजी को अपना गुरु मानते थे। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन बोलो। हाँ, कवि ने जनता को दूध मुही क्यों कहा है। इस चैप्टर के है, ये भारत माता के हैं। तो कथी करा, कवि ने जनता को दूध मुही क्यों कहा, दूध मतलब दूध पीने वाला बच्चा। कथी कर रहा है, यहाँ के जो नेता है ना, यहाँ के जो नेता है, लीडर है, जो नेता है, जनता को कुछ नहीं समझता, सोचता दूध मुही बच्चा है, ये आता है भाषण देता है, और भाषण देता है, बहला फुसला लेता है कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। अब जनता क्या होता है, उसके बाद में आ जाता है। यानी नेता जो है ना, जनता क्या सोचता है, दूध मुही बच्चा, एकदम छोटा बच्चा ना होता जो दूध पीता है, उसके तरफ पूछता है कि इसके पास अक्ल ज्ञान नहीं है। तो जनता आता है, नेता आता है, जनता को बहला फुसला के वोट ले लेता है, और वो सोचता है कि कुछ नहीं जानता है, मतलब दूध मुही बच्चा समझा है कौन, नेता लोग, किसको, जनता को। इसलिए कहता है कथी, कभी यहाँ के बच्चा, यहाँ के जो जनता है दूध मुही बच्चा है, मतलब किसे अति ज्ञान नहीं है, इसके पास ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, और बोलो क्वेश्चन ना है, जितना क्वेश्चन समझाया है बढ़िया से समझा दिए हैं, पूरा याद करके लाना, ये सुनेंगे। ठीक है, कल मैथ पढ़ा देंगे, त्रिकोणमिति और विज्ञान। ठीक है, मैथ और विज्ञान का कल बनाएंगे। ठीक है, तुम लोग को पढ़ाएंगे। जो भी बच्चे मेरे चैनल यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं और देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल, वे जुड़े और लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ मेरे कोचिंग से जुड़े रहें, जो पढ़ाते हैं आप लोगों को ज़्यादा समझाया जाता है। यहाँ ये नहीं कि रटवाया, आप लोग ज़्यादा समझे, रटे नहीं, या हिंदी हो या SST या साइंस कोई विषय हो, वो ज़्यादा समझने की कोशिश करें। यहाँ समझाया जाता है। परीक्षा तक जुड़े रहें, आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आएगा।